हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर हम लोग लोअर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9th में हमने देखा था जनरली दैट वी डिस्कस जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एक चौथी स्टेट भी होती है बट जनरली हम 3 स्टेट्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनका नाम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और जो इनका डिटरमाइनिंग फैक्टर है राइट वो क्या है? बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करने वाले फोर्सेस राइट। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है तो गैस विल चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड विल चेंज इनटू सॉलिड। इसका मतलब है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं सॉलिड में, तब होते हैं लिक्विड में और सबसे कम होते हैं गैसेस में राइट। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से अगर मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है देन स्टेट विल बी सॉलिड और अगर मिनिमम है तो गैस। इसके साथ साथ टेम्परेचर चेंज करने से भी जो स्टेट है मैटर की वो चेंज हो जाती है। अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं सो ये मेल्ट होके देता है लिक्विड, और अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये बॉयल होके चेंज हो जाता है इन द गैसियस स्टेट राइट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन वेरी डिटेल व्हाट आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस राइट। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं क्या? नाम से पता चल रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में। मान लीजिए एक ये जो सर्कल है ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है राइट। यहाँ पर हम एटम्स के बीच की बात नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के बीच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो काम करने वाले फोर्स होंगे इन मॉलिक्यूल के बीच में उन्हीं को हम कह रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फॉर एग्जांपल अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल है HOH, OH, OH, NH, तो इन डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो काम करने वाले फोर्सेज हैं उनको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ये बिल्कुल भी ये वाले फोर्स नहीं है जो कि दो एटम के बीच में हैं, इनको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ध्यान रखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की, न कि कोवलेंट बॉन्ड्स की राइट। सो द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स राइट, इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब यहाँ पर देखिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स लिखा गया है, इसका क्या मतलब है? कई सारे एटम्स अपने आप में स्टेबल होते हैं तो उनके बीच में जो काम करने वाले फोर्स होंगे उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नियॉन गैस के डिफरेंट एटम्स हैं तो यही मॉलिक्यूल हैं इस केस में, क्योंकि इनके एटम क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो इनके बीच में काम करने वाले जो फोर्स हैं इनको भी हम क्या मान सकते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एटम ही क्या है? मॉलिक्यूल है राइट। तो ये है डेफिनेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरा पॉइंट इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट दीज एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब जो भी हमने बात की है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों ही फेजेस में क्या करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं राइट। इसके साथ साथ does not include the electrostatic forces between the oppositely charged ions। मतलब आयन के बीच में जो काम करने वाले फोर्सेज हैं, मान लीजिए सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगा। इसके साथ साथ एंड द फोर्सेज दैट होल्ड्स एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल टुगेदर, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ OH-NH, तो ये क्या नहीं है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में नहीं काउंट होंगी, या नहीं हम उनको स्टडी करेंगे, या ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ही नहीं राइट। सो क्या नहीं है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? क्या नहीं है? द फोर्सेस बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस राइट। जैसे मैंने बताया Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव वाला केस। इसके साथ साथ द फोर्सेस विच होल्ड्स एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल टुगेदर राइट। तो ये क्या नहीं है? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के एग्जाम्पल नहीं हैं, या इनको हम नहीं स्टडी करेंगे राइट। इसके साथ साथ दीज फोर्सेज आर वेरी वीक। ये जो फोर्सेज हैं ये बहुत वीक होते हैं। मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्सेज हैं उनकी हम बात कर रहे हैं।
ये बहुत वीक होते हैं एंड एग्जिस्ट इन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड इन बिटवीन डिफरेंट एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये पोलर अगर मॉलिक्यूल है तब भी एग्जिस्ट करेंगे, नॉन पोलर अगर मॉलिक्यूल है तब भी एग्जिस्ट करेंगे, और साथ साथ जो डिफरेंट एटम्स ऑफ नोबल गैसेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया नियॉन, तो नियॉन अपने आप में क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन, तो यहाँ मीथेन के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में क्या करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेंगे। अगर पोलर है, ये तो मीथेन नॉन पोलर था, अगर पोलर है फॉर एग्जांपल HCl इज पोलर, तो HCl के बीच के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में ये काम करेंगे, राइट। सो दीज फोर्सेज आर वेरी वीक and exist in polar and non-polar molecules and different atoms of noble gases। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, मीथेन, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसके साथ साथ हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये क्या है, नोबल गैसेस, और HCl ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। तो इन सब के बीच में काम करते हैं दोस्तों व्हाट, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब आप देखिए, बिकॉज ऑल दिस गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, ये जो नोबल गैसेज हैं इन सब को हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। जनरली दे आर प्रेजेंट इन द गैसेस फॉर्म, बट इनको हम किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, राइट। और लिक्विड फॉर्म में क्योंकि चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। आपको पता है जो गैस के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी कम हैं। जब यही गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में चेंज हो जाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाते हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए जो गैस के मॉलिक्यूल हैं दे आर चेंजिंग इनटू द लिक्विड फेज। आई रिपीट, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस चेंजेस इनटू द लिक्विड, राइट। इसके साथ साथ अगर हम इनका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे गैसेस का, तो बहुत कम होता है। इसका क्या मतलब है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो बहुत कम है, राइट। आपको ये पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी लिक्विड का, वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। ये हम पहले भी देख चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में। द हायर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस द हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल है आपके पास इथेनॉल C2H5OH, और वाटर H2O। जो इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है करीब करीब 78 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा हैं, राइट, मैग्नीट्यूड उनका ज़्यादा है। अब आप देखिए यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की वजह से जो लिक्विफिकेशन हुआ नोबल गैसेस का, उसके बाद लिक्विड का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट या इनको फिर सॉलिडिफाई भी कर देंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो बहुत कम है। ये केल्विन में है, ये जो हमने यहाँ बताया है ये डिग्री सेल्सियस में है। अगर इसको केल्विन में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये है 373 केल्विन। तो आप देखिए जो नियॉन का बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, 27.2 केल्विन, और रूम टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ, 298 केल्विन। तो 298 केल्विन के कंपैरिजन में जो नियॉन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 27.2, जो आर्गन है उसका है 87.3, जो क्रिप्टन है उसका 121, जो जेनॉन है उसका 165, और जो रेडॉन है उसका 211। तो सारे के सारे जो ये सब्सटेंसेज हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है। इसका मतलब ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, और क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इसका मतलब है जो मैग्नीट्यूड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का वो बहुत कम है, राइट। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ सच फोर्सेस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डच साइंटिस्ट जिनका नाम था जोहानस वॉन डर वाल्स। दैट्स व्हाई दीज फोर्सेज आर कॉल्ड वॉन डर वाल्स फोर्सेस। तो इन फोर्सेस के बारे में सबसे पहले किन्होंने स्टडी किया था,
साइंटिस्ट जोहानस वॉन डर वाल्स, इसलिए इन फोर्सेस को हम कहते हैं वॉन डर वाल फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखिए कितने टाइप के वॉन डर वाल फोर्सेज या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। नंबर 1 है डिस्पर्शन फोर्सेस। तो बहुत ध्यान से इसका डेफिनेशन देखिए, डिस्पर्शन फोर्सेस। तो किनको हम डिस्पर्शन फोर्सेस कहेंगे? दीज आर ऑल्सो नोन एज लंडन फोर्सेज, और लंडन फोर्सेस भी इनको हम कहते हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। अब इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, राइट, नॉट ऑलवेज, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, राइट। सो these are also known as London forces or instantaneous dipole and instantaneous induced dipole forces। ये पूरा एक नाम है, instantaneous dipole and instantaneous induced dipole forces, right। These are present in the atoms or non-polar molecules। ये तो या तो एटम्स में होंगे नोबल गैसेस वाले केस में, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल या एटम्स में प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ विच हैव नो डाइपोल मोमेंट, इनमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। किनमें? जिन मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं नॉन पोलर या एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, उनमें कोई क्या नहीं है, उनमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है वो भी समझ लीजिए। बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखोगे तो ये तो नॉन पोलर है दोस्तों, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द टू हाइड्रोजन एटम, राइट। The electronic cloud of this molecule is symmetrically distributed around the two hydrogen atom। ऐसी अगर आप मीथेन के केस में देखोगे जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है that is symmetrically distributed, that's why the molecule is non-polar। अब इस non-polar molecule में क्या हो सकता है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। मतलब डाइपोल का मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे। So at some particular moment the symmetrical charge distribution may change into unsymmetrical charge distribution। किसी पर्टिकुलर मोमेंट में क्या हो सकता है दोस्तों? जो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो सकता है। और क्या क्रिएट हो सकता है मॉलिक्यूल में? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। किसी पर्टिकुलर मोमेंट में डाइपोल क्रिएट हो सकता है, और ये क्या कर सकता है? दूसरे मॉलिक्यूल में इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल क्रिएट कर सकता है। इंड्यूस का मतलब एक में क्रिएट हुआ, उसकी वजह से दूसरे में क्रिएट हुआ, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल, राइट। और इसकी वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के बीच में अट्रैक्शन होगा वही क्या है? डिस्पर्शन फोर्सेस है। और इसको डिटेल में समझते हैं, राइट। जो मैं आपको बताया पहले, These forces arise due to unsymmetrical charge distribution in non-polar molecule। देखिए non-polar molecule में जनरली क्या होता है? सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट किसी पर्टिकुलर मोमेंट में दैट सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज इनटू अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसकी वजह से क्या होता है? इट क्रिएट्स अ डाइपोल इन इट एंड दिस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इन अनदर मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में क्या हुआ? किसी पर्टिकुलर मोमेंट में क्या हुआ दोस्तों? किसी पर्टिकुलर मोमेंट में डाइपोल क्रिएट हुआ जो कि इनिशियली नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, और इस डाइपोल ने क्या किया? इंड्यूस डाइपोल क्रिएट किया दूसरे मॉलिक्यूल में। फिर इनके बीच में क्या होगा? जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और इसी को हम कहते हैं लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो देखिए ये है आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो मरून डॉट आपको दिखाई दे रहा है या रेड डॉट दिखाई दे रहा है, ये है न्यूक्लियस, और इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन है दे आर रिवॉल्विंग
और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप ऐसा भी समझिए, देयर इज नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा आपको इसमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। इस वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बट एट सम मोमेंट, बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी क्या हो सकता है, एक एंड में, मॉलिक्यूल के एक एंड में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनसिमेट्रिकल हो सकता है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एंड में ज़्यादा हो गई है, तो जिस एंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ कैसा चार्ज आएगा दोस्तों, वहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। और ऑब्वियस सी बात है दूसरे एंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई होगी, तो वहाँ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हुआ है, ये है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, यहाँ क्रिएट हुआ है इस मॉलिक्यूल में इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब अगर ये दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में जाएगा जिसमें सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जहां इसका नेगेटिव चार्ज है वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करेगा दूसरी तरफ। तो देखिए ये है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। जब ये दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में गया तो इनिशियली यहां भी नेगेटिव चार्ज होगा, बट ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करके अपने से दूर कर देगा। सेम चार्जेस में रिपल्शन होता है, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। मतलब इसमें भी डाइपोल क्रिएट हो गया। ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसमें भी डाइपोल क्रिएट हो गया। तो इस डाइपोल को हम कह रहे हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। पहले मॉलिक्यूल में जब डाइपोल क्रिएट हुआ उसको हमने कहा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। दूसरे मॉलिक्यूल में जो डाइपोल क्रिएट हुआ उसको हमने कहा इंड्यूस्ड डाइपोल, राइट। सो अब दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के बीच में। तो जो अट्रैक्शन है वही तो क्या है, लंदन या डिस्पर्शन फोर्सेज है। तो इसको अगर आप एग्जांपल से समझेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल इनिशियली क्या है, ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है, इसमें किसी पर्टिकुलर मोमेंट में इंस्टेंटेनियस चार्ज सेपरेशन डेवलप हुआ और इसने फिर दूसरे मॉलिक्यूल में इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट किया। फिर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन है उसी को हम कहते हैं लंदन फोर्सेज और डिस्पर्शन फोर्सेज। सिंपल, राइट। अब आप देखिए दीज फोर्सेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, और होने भी चाहिए क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। एंड द इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू दीज फोर्सेज इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। मतलब जो दो एंड थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और यहाँ क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए r है। तो ये कैसे वेरी करेगा, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। मतलब बहुत कम फोर्स होता है। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो r कितना कम हो जाएगा, राइट। मान लीजिए अगर डिस्टेंस 1 है तो फोर्स होगा 1 यूनिट, राइट। और अगर डिस्टेंस आपने 1 से 2 कर दिया तो फोर्स कितना यूनिट हो जाएगा, 1/2⁶। तो 2⁶ का मतलब आप जानते हैं कितना हो जाएगा, अराउंड 64, राइट, 64 हो जाएगा। तो वहां पहले 1 यूनिट था और अब यह है 1/64 यूनिट। तो बहुत कम फोर्स होता है अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता है, और ये बहुत छोटी डिस्टेंस में ही एक्टिव होते हैं या सिग्निफिकेंट होते हैं, और वो डिस्टेंस है अराउंड 500 पिकोमीटर, राइट। कितनी है वो डिस्टेंस, वो है 500 पिकोमीटर, ठीक। अब हम ये देखने वाले हैं कि ये जो फोर्स है इनकी जो स्ट्रेंथ है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये फोर्स क्यों जनरेट हुआ। तो ये फोर्स जनरेट हुआ ड्यू टू अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। हुआ कि नहीं हुआ, और ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस में हुआ, बेसिकली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में, जो पहले सिमेट्रिकल था। तो जितने ज़्यादा चांसेस होंगे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होने के, उतना ज़्यादा इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा। क्वाइट सिंपल। सो पहला जो फैक्टर है यह है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल से कैसे रिलेटेड है, देखिए लार्ज मॉलिक्यूल हैव
मच डिफ्यूज्ड चार्ज क्लाउड, मतलब लार्ज जो मॉलिक्यूल हैं उनका जो चार्ज क्लाउड है वो बहुत बड़े एरिया में होता है कंपैरेटिवली, छोटे मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो चार्ज क्लाउड है दैट इज डिफ्यूज्ड ओवर, दैट इज मच डिफ्यूज्ड, राइट, ज़्यादा बड़े एरिया में होता है। सो जितना ज़्यादा डिफ्यूज चार्ज क्लाउड होगा उतने ज़्यादा चांसेज हैं किसके प्रोडक्शन के, इंस्टेंटेनियस डायपोल के, और जितने ज़्यादा चांसेज होंगे प्रोड्यूस होने के इंस्टेंटेनियस डायपोल उतने ज़्यादा चांसेज होंगे या उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा लंदन फोर्सेस का, क्योंकि लंदन फोर्सेस जो ओरिजिनेट हुए हैं या डिस्पर्सन फोर्सेस जो ओरिजिनेट हुए हैं वो हुए हैं बाय द इंस्टेंटेनियस डायपोल। सो जितने ज़्यादा चांसेज होंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस होने के उतने ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी किसकी लंदन फोर्सेस की। दूसरी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ये लगभग पहले ही जैसा है। देखिए क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल होगा, बड़ा मॉलिक्यूल का मतलब एटम का साइज बड़ा होगा, पहले कहीं ऑक्सीजन था अब सल्फर आ गया तो सल्फर में साइज भी बड़ा है और साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज़्यादा हैं, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा चांसेज होंगे डिस्टॉर्शन के या उतने ज़्यादा चांसेज होंगे ऑफ प्रोड्यूसिंग इंस्टेंटेनियस डायपोल। सो the larger the number of electrons in the molecule, the greater the chances of distortion. डिस्टॉर्शन किसका है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जो पहले सिमेट्रिकल था। सो ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्सेस। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, ये है मीथेन, सीलेन और जर्मीन। तो देखिए यहाँ कार्बन है, छोटा एटम है, फिर इसकी जगह में सिलिकॉन आ गया, काफ़ी बड़ा एटम, एक ही ग्रुप की एलिमेंट है ये ग्रुप 14, और यहाँ आ गया जर्मेनियम, राइट। तो इसका मतलब है अगर हम इन तीनों में देखेंगे तो ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस किस में होंगे, ऑब्वियस सी बात है इसमें, क्योंकि इसका साइज भी बड़ा है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं। अब इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, ये हम कैसे पता करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है इसका मतलब है उतना ज़्यादा, इसका मतलब है उतना ज़्यादा क्या है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है। सो जर्मेन GeH4 में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज होंगे ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा होंगे, देन सीलेन में, और सबसे कम होंगे दोस्तों मीथेन में, राइट। सो दिस वाज व्हाट द लंदन फोर्सेज। इसके साथ साथ ये डिपेंड करता है, एक तीसरा फैक्टर है, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। तो बहुत ध्यान से समझिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए द ब्रांचिंग ऑफ चेन मेक्स द मॉलिक्यूल मोर कॉम्पैक्ट, राइट। अगर ब्रांचिंग होगी किसी चेन में, चेन का बात हम यहाँ बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की चेन, आप मान लीजिए C एंड C, ये तो स्ट्रेट चेन है, राइट। अगर मैं इसमें ब्रांचिंग करूँगा, 4 मॉलिक्यूल है मान लीजिए, 5 में मान लूँ, अगर इसमें मैं ब्रांचिंग करूँगा, राइट, तो 3 ये हो गए, 4 और ये 5, तो यहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। अब ब्रांचिंग होने से क्या होगा, द मॉलिक्यूल्स विल बी मोर कॉम्पैक्ट, बहुत छोटा हो जाएगा, और छोटा हो गया तो क्या हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया तो जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं उनके साथ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, और क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया अट्रैक्शन भी कम हो गया। अट्रैक्शन कम हो गया का मतलब है जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज हैं उनका क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, राइट। तो देखिए एग्जाम्पल है एन पेंटेन, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, एन पेंटेन का मतलब यहाँ 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, राइट। ये है आइसोपेंटेन और ये है नियोपेंटेन, सब में 5 कार्बन हैं, बट यहाँ देखिए यहाँ ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ ब्रांचिंग कम है, और यहाँ तो ब्रांचिंग है ही नहीं। तो यहाँ ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, राइट। ये कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, और कॉम्पैक्ट होने की वजह से जो सरफेस एरिया है दोस्तों, यहाँ सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा, और सरफेस एरिया जब मिनिमम होगा तो इंटरेक्शन मिनिमम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस मिनिमम होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा, आपको देखना है बॉइलिंग पॉइंट।
तो यहाँ देखिए बॉइलिंग पॉइंट 282.5 कम है, इसमें थोड़ा ब्रांचिंग कम है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और यहाँ बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट और भी बढ़ गया, राइट। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। क्या नाम है इसका, लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। एक बात, दूसरा टाइप का जो फोर्स है उसको हम कह रहे हैं कीसम फोर्सेस। अब देखिए अंतर क्या है लंडन फोर्सेस और कीसम फोर्सेस में। सो कीसम फोर्सेस आर आल्सो नोन एज डाइपोल फोर्स। देखिए लंडन फोर्स को हमने क्या कहा था, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये हमने कहा था दोस्तों किसको, लंडन फोर्सेस को इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, नाम से पता चल रहा है। अब कीसम फोर्सेस हम किसको क्या कहेंगे, इनको हम कहते हैं डाइपोल फोर्स। इसका मतलब है डाइपोल पहले से ही प्रेजेंट है, और डाइपोल पहले से प्रेजेंट होते किस में हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं पोलर, मतलब उनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं। तो HCl, NH3, H2O, तो इनमें क्या है, मॉलिक्यूल पहले से ही पोलर है। तो देखिए HCl का मॉलिक्यूल पोलर है, दूसरा मॉलिक्यूल पोलर है, तो जो पॉजिटिव एंड और जो नेगेटिव एंड है इसके बीच में जो काम करने वाला फोर्स है वही फोर्स क्या है, डाइपोल फोर्स या कीसम फोर्स, राइट। अब देखिए ये जो फोर्सेज हैं दीज आर स्ट्रॉन्गर देन द लंडन फोर्सेज, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि जो लंदन फोर्सेज है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। यहाँ पर तो इंड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, यह किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में डाइपोल जब जनरेट होगा तब दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल बनेगा और फिर इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पहले से ही क्या है दोस्तों, डाइपोल प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। So these are stronger than London forces and the interaction energy varies as solid में ये है 1/r cube force is inversely proportional to the cube of distance, और liquid and gases में ये है 1/r⁶, वैसे ही जैसे हमने देखा था लंदन फोर्सेज में, बट यहाँ पर ये ऐसे वेरी करता है, ठीक। तीसरा है डिबाई फोर्सेस। तो डिबाई फोर्सेस क्या है, देखिए these are also called डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस इनको कहते हैं। लंदन फोर्सेस था इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, इसके बाद जो हमने देखा था कीसम फोर्सेज वो था डाइपोल। ये जो डिबाई फोर्सेज हैं ये क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब एक में डाइपोल होगा एक में नहीं होगा ओरिजिनली, राइट। So these are the attractive forces which operate between the polar molecules, एक तो polar molecule होना चाहिए having permanent dipole moment and the molecule having no permanent dipole moment, इसको लिखना चाहिए, इसको करेक्ट कर लीजिए, नॉन पोलर, राइट। तो एक पोलर होना चाहिए और एक होना चाहिए नॉन पोलर, तब जो फोर्स काम करेगा वो होना चाहिए, उसको हम कहते हैं डिबॉय फोर्सेस। तो देखिए एक है HCl, राइट, एक है HCl, तो HCl तो परमानेंट डाइपोल है, पॉजिटिव एंड ऑफ हाइड्रोजन एंड नेगेटिव एंड ऑफ क्लोरीन। तो इसका जो पॉजिटिव एंड है वो क्या करेगा, इसके नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसमें भी तो डाइपोल क्रिएट हो सकता है, राइट। इसकी वजह से यहाँ जो डाइपोल है इसकी वजह से यहाँ डाइपोल क्रिएट होगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसी को हम कहते हैं दोस्तों डेबॉय फोर्सेस, राइट। और यहाँ जो इंटरेक्शन एनर्जी है ये वेरी करती है 1/r⁶। तो ये जो तीन फोर्सेस हमने देखे, लंदन फोर्सेस, कीसम फोर्सेस एंड डेबॉय फोर्सेस, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं वॉन डर वाल फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, बट इन तीनों को ही हम कलेक्टिवली कहेंगे वॉन डर वाल फोर्सेस। अब एक चौथा टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको याद होगा हमने देखा था HF, और मैंने कहा भी था जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, राइट। बट हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है नो डाउट, बट इसको हम वॉन डर वाल फोर्सेज में इंक्लूड नहीं करते हैं।
इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज है नो डाउट, बट ये क्या नहीं है, वंडर वॉल फोर्सेज नहीं है, क्योंकि वंडर वॉल फोर्सेज में ये तीनों ही इंक्लूड हैं, राइट। सो जब भी हम देखेंगे वंडर वॉल फोर्सेज तो उसमें लंदन फोर्सेज, कीसम फोर्सेज और डिबॉय फोर्सेज ही इंक्लूड होंगे। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंक्लूड नहीं होगा, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स है, राइट। सो इसके साथ साथ एक और पॉइंट इनके बारे में, जितने भी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज हमने पढ़े हैं अभी तक, ये सारे के सारे अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, राइट। ये सारे के सारे क्या हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। आपने देखा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये फोर्स काम कर रहे हैं, राइट। सो हाउएवर द मॉलिक्यूल्स ऑल्सो एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्सेज, बट इनमें क्या हो सकते हैं, रिपल्सिव फोर्सेज भी हो सकते हैं, और वो कब होंगे, when they are brought in close contact of each other, जब मॉलिक्यूल को आप बहुत पास ले आओगे एक दूसरे के पास, 500 पिकोमीटर से भी कम, जहां पर लंदन फोर्सेज एक्टिवेट होते हैं उससे भी क्लोज जब आप ले जाओगे, तब इनमें रिपल्सिव फोर्सेज एक्टिवेट होते हैं। और क्यों होते हैं, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक मॉलिक्यूल का, उसमें नेगेटिव चार्ज, और दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में भी नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अभी रिपेल करेंगे। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई तो दोनों के पॉजिटिव ही चार्ज होंगे, तो जब बहुत क्लोज मॉलिक्यूल आएंगे तो इंडिविजुअल एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। मतलब वहाँ रिपल्सिव फोर्स एक्टिवेट होगा और आप रिपेल नहीं कर पाएंगे, सॉरी आप उनको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। और यही रीजन है कि हम सॉलिड और लिक्विड को क्या नहीं कर पाते हैं, कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल पहले ही क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस में है एक दूसरे के, राइट, क्लोजेस्ट डिस्टेंस में है एक दूसरे के, और उससे ज़्यादा अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो जो रिपेलिंग फोर्सेज हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनको ओवरकम करना आसान नहीं होता है। इसलिए जो सॉलिड और लिक्विड हैं वो क्या नहीं होते हैं दोस्तों, कंप्रेस नहीं होते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज। अब जो इस चैप्टर में हमने खास पढ़ना है उसकी बात हम कर रहे हैं, वो है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, राइट। तो केवल 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली या अंडर नॉर्मल कंडीशन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और वो कौन से हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये सारे के सारे गैसेज हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हीलियम, राइट, हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये तो क्या है, आपके नोबल गैसेज हैं, राइट, ये नोबल गैसेज हैं। इसके साथ साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये और गैसेज हैं। तो इतने ही क्या है, गैसेज स्टेट में नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं। वैसे आप किसी को भी गैसेज स्टेट में चेंज कर सकते हैं, अगर आप सोडियम को हीट करेंगे तो एक टाइम में ये वेपर फॉर्म में चेंज हो ही जाएगा, बट नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे जो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो इतने ही हैं। उसमें से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, सारे ग्रुप 18 के एलिमेंट। उसके बाद फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ग्रुप 17 के एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और साथ में हाइड्रोजन, राइट। कुछ प्रॉपर्टीज आपको पहले से भी पता है गैस की, वो क्या है उनको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। शेप एंड वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, गैसेस का शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इसको आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। इनका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब आप किसी कंटेनर में, मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें ए और बी दो गैसेस को छोड़ दो तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, बिल्कुल होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगी बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए क्योंकि इनके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली, और ये क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर किसी कंटेनर में आप क्या करो, गैस को रख दो क्लोज कंटेनर में, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये कंटेनर की वॉल पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेशर कहते हैं। इसके बाद है लिक्विफिकेशन।
ऑल गैसेज कैन बी लिक्विफाइड, सारी गैसेज, जितने भी गैसेज हैं सबको आप लिक्विफाई कर सकते हैं। और लिक्विफाई करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इनको कूल कीजिए और साथ में क्या कीजिए, प्रेशर अप्लाई कीजिए। कई बार एक ही फैक्टर की जरूरत पड़ती है, कई बार दोनों फैक्टर की जरूरत पड़ती है। सो ऑल गैसेज कैन बी लिक्विफाइड बाय कूलिंग एंड बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट प्रेशर। ठीक है, इसके बाद डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का क्या मतलब है, आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से, द इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, राइट, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। सो गैसेज इंटरमिक्स रेडियली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल ऐड। मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप किसी कंटेनर में दो गैसेज को रख देंगे ए और बी, तो ये आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, राइट। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं कुछ इंपॉर्टेंट गैस लॉज, राइट। तो क्या गैस लॉज हैं? पहला है बॉयल्स लॉ, राइट, नाम है साइंटिस्ट का। और ये बॉयल्स लॉ जो है वो है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप। तो स्टेटमेंट क्या है वो पहले समझ लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए P और V है तो T को आप कांस्टेंट रखेंगे। दो, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तीन वेरिएबल में से दो ही को हम एक बार चेंज कर रहे हैं। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, तो चार वेरिएबल हो गए, NB हो गया, N का मतलब अमाउंट ऑफ गैस, P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, T का मतलब टेम्परेचर। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद द वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। N and T कांस्टेंट का मतलब है अमाउंट ऑफ गैस इज नॉट गोइंग टू चेंज एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। तो जो प्रेशर है वो वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटेगा और अगर प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा एंड वाइस एंड वर्सा, राइट। सो P is inversely proportional to V या V is inversely proportional to P, ऐसा हम लिख सकते हैं। जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम लिख देते हैं V is equal to K by P या V into P is equal to K। और K क्या है दोस्तों? It is a constant, right, K है constant। तो अगर आप प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, राइट, बट दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर प्रेशर P1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम होगा V1, अगर प्रेशर P2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम होगा V2। बट इन दोनों का प्रोडक्ट मान लीजिए पहले 40 है तो बाद में भी 40 ही होगा। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं एक कांस्टेंट, राइट। सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, P1 ओवर P2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1। ध्यान से देखिए हमने ऐसा कैसे किया, P1 ओवर P2 यहां चला गया और V यहां आ गया। सो P1 ओवर P2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। बेटर टू मेमोराइज एज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ज़्यादा आसान है याद रखना, क्योंकि कई बार आपको डिराइव करने का टाइम नहीं लगता है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यही क्या है दोस्तों? दिस इज व्हाट द बॉयल्स लॉ, राइट। सो द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं, अगर आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, राइट। तो हमारे पास क्या आया, जो बॉयल्स लॉ है वो आ गया दोस्तों, क्या? P इंटू V इज इक्वल टू K, राइट। तो अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपके पास कैसा ग्राफ आएगा, राइट। तो अगर आप P और V को प्लॉट करेंगे तो देखिए ऐसा ग्राफ आएगा, V बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में V बढ़ रहा है तो P कम हो रहा है, देखिए, राइट। अगर आप x एक्सिस पे V को प्लॉट करते हैं और ये वाला जो डायरेक्शन में दिखा रहा हूं ये तो V का इंक्रीज होने वाला है, तो इस डायरेक्शन में P क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अलग अलग प्रेशर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे आपको अलग अलग ग्राफ मिलेंगे,
एक बात, अब ये क्या ग्राफ है? ये ग्राफ है P और 1/v के बीच में। देखिए P इज इक्वल टू हो गया K इंटू 1/v। अंतर समझिए दोनों ग्राफों में। यहाँ P और V के बीच में ग्राफ है, यहाँ P और 1/v के बीच में ग्राफ है। और इसको अगर मैं एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ये हो जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ x और y वेरिएबल हैं, c इंटरसेप्ट है ऑन द y एक्सिस और m है स्लोप। तो ये भी तो ऐसा ही है, p इज इक्वल टू k इंटू 1/v। y की जगह में आ गया p, k की जगह में आ गया m और x की जगह में आ गया 1/v और c की जगह में आ गया 0। मतलब, और ये किसका इक्वेशन है ये आपको पता होगा, ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। क्लास 9th या 10th में आपने देखा होगा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। मतलब जब भी मैं इस कर्व को प्लॉट करूं तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, राइट। और क्योंकि यहाँ C0 है तो मतलब वो लाइन ओरिजिन से पास होगी। तो देखिए ये वाला वो कर्व है जो दिखा रहा है P वर्सेस 1/v, राइट। तो ऐसे भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बात, जो बॉयल्स लॉ है वो हमेशा ओबे नहीं होता है, केवल आइडियल गैस ही इसको क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। वो हम आगे देखेंगे क्या है आइडियल बिहेवियर। इसी लॉ की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस भी निकाल सकते हैं। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और 1/v को मैं लिख सकता हूँ P/K। अभी हमने लिखा PV इज इक्वल टू K, राइट। सो P/K इज इक्वल टू आएगा 1/v। तो 1/v की जगह में हमने लिखा P/K, या D इज इक्वल टू M/K इंटू P। और m तो कांस्टेंट ही है, मास चेंज नहीं हो रहा है अगर, तो k भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट उसको हम लिख लेते हैं k डैश। सो d इज इक्वल टू हो जाएगा k डैश इंटू p। तो हम डेंसिटी भी इस लॉ से निकाल सकते हैं किसी गैस की। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस। यहाँ पर है जो डेंसिटी है और जो प्रेशर है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, राइट। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर कम होगा डेंसिटी भी कम होगा। और डेंसिटी है क्या, डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है किसी सब्सटेंस का, उसी को हम कहते हैं डेंसिटी, राइट। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की हम बात कर रहे हैं, बॉयल्स लॉ की। डेंसिटी डिक्रीजेज विद प्रेशर, अभी हमने देखा, विच डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड पे सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में या लोअर क्लासेस में, जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, प्रेशर कम होता जाता है। प्रेशर कम हो गया तो डेंसिटी कम हो गई, प्रेशर कम हो गया तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम हो गई तो किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास भी कम हो गया। मास कम हो गया तो सीधा सीधा मतलब है अमाउंट ही कम हो गया गैस का। तो जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाते हैं गैसेस का अमाउंट कम होता जा रहा है। सो एट हायर ऑल्टीट्यूड ऑक्सीजन इन एयर बिकम्स इनसफिशिएंट है, बिकम्स इनसफिशिएंट फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। इसलिए बहुत ज़्यादा हाइट पे अगर आप जाते हो या आप कभी ट्रैकिंग पे गए हो तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, जो अभी हमने लॉ डिस्कस किया उसके हिसाब से कम हो जाती है। और अगर ऑक्सीजन कम होगी एयर में तो आपको क्या होने लगता है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस। और एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है, आपको हेडेक होने लगता है, सरदर्द होने लगता है, स्लगिश फीलिंग, बहुत ज़्यादा थकान आपको महसूस होने लगती है, अनकॉन्शियसनेस, आप बेहोश भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा हाइट में अगर आप जाते हैं तो। जो बहुत ज़्यादा हाइट या एवरेस्ट वगैरह जो माउंटेन जो क्लाइंब करते हैं, दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम। वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं,
ऑक्सीजन कैरी करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो है नहीं ऑक्सीजन, तो अपने साथ लेके जाना ही बेटर होगा अगर वापस आना है तो, राइट। सो दिस इज व्हाट द बॉयल्स लॉ। इसके बाद एक दूसरा लॉ है जो है चार्ल्स लॉ। तो आपको याद रखना है कि बॉयल्स लॉ क्या बताता है और चार्ल्स लॉ क्या बताता है। तो बॉयल्स लॉ बताता है पीवी, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन। चार्ल्स लॉ बताता है वीटी, राइट, वीटी। तो चार्ल्स लॉ बताता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। आइए देखते हैं क्या है लॉ। पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, थोड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है तो बड़े ध्यान से इसको पढ़िए। एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर आप चेंज नहीं कर रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, मतलब आप गिवन मास मतलब गैस का अमाउंट भी आप नहीं चेंज कर रहे हैं। सो प्रेशर इज कांस्टेंट एंड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। सो एट अ कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, बढ़ जाता है, और डिक्रीजेस, घट जाता है, बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू कीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी गैस का वॉल्यूम, कुछ तो वॉल्यूम होगा, वो है V0 मान लीजिए। अब अगर आप यहाँ से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सो इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय V0 इंटू 1/273। इसका 1/273 टाइम बढ़ जाता है, और डिक्रीजेज जब आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से एक कम करते हैं, मतलब -1 डिग्री सेल्सियस करते हैं, तो उतना ही वॉल्यूम कम हो जाता है। कितना? V0 बाई 1/273, राइट, एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो एक बार फिर से इसका स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है। एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for each 1 degree rise or fall in temperature। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से हमने शुरू करना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे गैसेस का कुछ वॉल्यूम होगा, वो है V0, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो T डिग्री सेल्सियस पर भी कुछ वॉल्यूम होगा, सो वो है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट T डिग्री सेल्सियस, दैट इज VT, राइट। अब आप देखिए, अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? हमने क्या कहा था? 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है V0 या V0। अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता हूं टेम्परेचर, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? V0 इंटू 1/273। अगर मैं T डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता हूं टेम्परेचर, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? V0 इंटू 1/273 इंटू T। तो यहाँ पर हमने 1 था, यहाँ पे आ गया T। अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/273 इंटू 2। 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? 1/273 इंटू 3। ऐसे ही जब T डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो T आ जाएगा यहाँ पर। अब वो ये तो इंक्रीज है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? इनिशियल वॉल्यूम प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम है V0 या V0। अब इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना है? V0 इंटू 1/273T। तो यहाँ से V0 को कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा VT इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T/273। तो ये आ गया VT, मतलब T डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1 प्लस T/273, राइट। अगेन ये जो इक्वेशन है ये कैसा है? ये वही इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। बड़े ध्यान से देखिए, इसको मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। VT इज इक्वल टू V0। V0 तो कांस्टेंट है, V0 तो कांस्टेंट है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। प्लस V0 इंटू T/273। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है टेम्परेचर। तो इस केस में हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक है VT और एक है T। तो ये हुआ कि नहीं हुआ? y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ c क्या है? V0।
और mx में m क्या है v0 अगेन और x क्या है t/273। या आप ऐसा भी मान सकते हैं जो m है वो है v0/273 और जो x है वो है t। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बट इसमें इंटरसेप्ट 0 नहीं है, इसमें इंटरसेप्ट है v0, मतलब y एक्सिस में यहाँ इंटरसेप्ट होगा। तो ये वाला पार्ट देखिए आप, ये y एक्सिस में इंटरसेप्ट है दोस्तों और ये कितना है v0, है कि नहीं है। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लॉ। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी तो टेम्परेचर होता है। ये लॉ क्या कह रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैसेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा गैसेस का वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या कह रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ऊपर आप चलते हो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, अगर आप नीचे जाओगे तो घटेगा, ऑब्वियसली सी बात है घटेगा। अब घटते घटते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये इस लाइन को टच करेगा, इस लाइन को टच करेगा, ये है वॉल्यूम का एक्सिस, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है। इस लाइन को टच करने का मतलब है यहाँ वॉल्यूम हो गया 0, यहाँ वॉल्यूम हो गया 0। और जब वो टेम्परेचर देखा गया तो ये है -273। अब क्या 0 के नीचे वॉल्यूम जा सकता है? क्या वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। और वॉल्यूम अगर नेगेटिव नहीं हो सकता है इसका मतलब है इसके नीचे टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है। देखिए एक बार फिर से समझिए, जब इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा प्लॉटेशन, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगी और एक्स एक्सिस को जब ये लाइन टच करेगी तो वो बताएगा 0 वॉल्यूम, कोई ना कोई वो टेम्परेचर होगा। उस 0 वॉल्यूम के नीचे टेम्परेचर क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर पॉसिबल होने का मतलब है, मान लीजिए अगर आप कहेंगे कि टेम्परेचर पॉसिबल है तो वॉल्यूम और नेगेटिव में पॉसिबल होना चाहिए। तो वॉल्यूम या एरिया या लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, राइट। मतलब ये हो गया कि -273 डिग्री सेल्सियस इज द लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इसके नीचे टेम्परेचर पॉसिबल है ही नहीं। तो वो हम यहाँ से डिराइव हमने किया, राइट। सो वही बात है, सो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम 0 एट -273 डिग्री सेल्सियस, राइट। सिंस नेगेटिव वॉल्यूम इज नॉट पॉसिबल, सो -273 डिग्री सेल्सियस इज द लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, राइट। तो हमने क्या निकाला, Vt इज इक्वल टू V0 इंटू 1 + T/273। इसको और सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा, इसमें देखिए अगर मैं t इज इक्वल टू -273 इसमें रखता हूँ, t इज इक्वल टू -273 रखता हूँ तो Vt कितना आएगा, 0 आ जाएगा। मतलब -273 पे वॉल्यूम कितना हो गया, 0 हो गया। उसके नीचे ये देखिए V -273 मतलब टेम्परेचर ऑफ द गैस एट -273 डिग्री सेल्सियस इज 0, उसके नीचे पॉसिबल है ही नहीं। अब इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, चार्ल्स लॉ को हमने डिराइव किया, Vt इज इक्वल टू V0 इंटू 1 + T/273। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 273 + T/273 हो जाएगा, राइट, ऐसा ही हो जाएगा। अब देखिए जो 273 + T है, यहाँ 273 तो डिग्री सेल्सियस में है, राइट, तो और T भी डिग्री सेल्सियस में, तो T + 273 को हम कहते हैं केल्विन स्केल। मतलब अब ये क्या हो गया, केल्विन हो गया, और 273 तो कांस्टेंट है, इसको मान लिया T0। तो ये हो गया Vt इज इक्वल टू हो गया दोस्तों, ये हो गया क्या, V0 इंटू T/T0। इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये जो T अभी है ये केल्विन में है, ये जो T अभी है ये किस में है, केल्विन में है, राइट। और V0 क्या है, टेम्परेचर ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और 273 को हमने मान लिया T0, राइट, एक कांस्टेंट टेम्परेचर उसको हमने मान लिया। तो यहां से क्या हो जाएगा, Vt/V0 इज इक्वल टू हो गया T/T0,
राइट। Vt ओवर V0 इज इक्वल टू T ओवर T0, या हम ऐसा भी मान लें V1 ओवर V2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2, ऐसा भी मान लें। और ये दोनों रेशियो क्या होगा, हमेशा एक जैसा ही होगा, राइट। तो ये हो गया दोस्तों। हम इसको ऐसा भी मान सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा, ये देखिए हमने लिखा है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2 इज इक्वल टू K। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर लिख दूँ इसको इरेज करके। हमने क्या डिराइव किया, हमने डिराइव किया V1 ओवर V2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2 इज इक्वल टू K। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ V ओवर T इज इक्वल टू K, और ये है कांस्टेंट, राइट। तो ये आ गया हमारा चार्ल्स लॉ। और इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो हम लिख लेंगे क्या, हमने निकाला V ओवर T इज इक्वल टू K, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K इंटू T, या V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो हम इसको डिराइव हमने कर लिया। जो V है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature। अब absolute temperature हम किसको कहते हैं दोस्तों, -273 केल्विन जो है उसको हम मानते हैं एब्सोल्यूट जीरो, उसको हम मानते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है हम यहाँ पर केल्विन स्केल की बात कर रहे हैं, राइट। जो टेम्परेचर है उसकी बात हो रही है, राइट। तो हमने निकाला क्या, V इज इक्वल टू निकाला KT, V इज इक्वल टू K इंटू T। तो अगेन ये कैसा इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्योंकि c 0 है तो क्या होगा, ये कर्व पास होगा फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए, राइट। अब इन दोनों कर्व में क्या अंतर है, यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है डॉट डॉट, इसका मतलब है ये एक्स्ट्रा प्लॉट किया गया है। और -273 यहाँ है जहाँ वॉल्यूम 0 हो रहा है, ये वॉल्यूम एक्सिस है। -273 यहाँ पर है जहाँ वॉल्यूम 0 हो रहा है। तो इसका मतलब है ये डिग्री सेल्सियस में प्लॉट किया गया है। जब आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन में प्लॉट करते हो तो ये क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा, ठीक। तो ये है आपका चार्ल्स लॉ। अब इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हम देख लेते हैं। हॉट एयर बैलून्स आपने बहुत देखे होंगे ऐड में, मूवीज में, या आप कभी गए भी होंगे इसमें। तो क्या होता है हॉट एयर बैलून्स में, फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा फिक्स्ड मास ऑफ गैस का, और साथ में क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी तो डिक्रीज होगा ही, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, जो हॉट एयर है वो लेस, क्योंकि जो हॉट एयर है वो क्या हो जाती है, लेस डेंस हो जाती है कूल एयर, जो सराउंडिंग की कूल एयर है, राइट। इसकी वजह से क्या हो जाता है, बैलून ऊपर उठता है। जो हल्की चीज़ है वो ऊपर उठेगी, तो जब भी बैलून को ऊपर उठाना है तो हम क्या कर देते हैं, बैलून के अंदर जो लैंप या जो भी हीटिंग प्रोसेस है उसकी मदद से टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी कम होगा, तो बैलून ऊपर उठने लगेगा। और जब भी बैलून को नीचे उतारना है तो टेम्परेचर हम कम करके उसकी डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, तो इससे बैलून नीचे आ जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ल्स लॉ। तो ये था दोस्तों पार्ट 1 ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। तो अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और काफ़ी कुछ इस चैप्टर में अभी है तो हम उसको देखेंगे आने वाले सीरीज़ में। फिलहाल के लिए इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।